अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 112 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 5 का। अच्छा बच्चों, प्रेजेंटेशन की बात हमने की थी। प्रेजेंटेशन कब रिसीवेबल बनाना है, कब कॉन्ट्रैक्ट एसेट बनाना है, किसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कहते हैं, इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर आप गौर फरमाएं तो आपकी किताब के अंदर जो आपने ये रिसीवेबल एग्जांपल याद है, रिसीवेबल की एग्जांपल की थी, फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट की एग्जांपल की थी, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को भी आज पढ़ा दूंगा। ये 8.3 है, 8.2 है कॉन्ट्रैक्ट एसेट, 8.1 है रिसीवेबल। इसकी मेन हेडिंग क्या है? इसकी मेन हेडिंग है प्रेजेंटेशन। तो आपकी किताब की जो चैप्टर के एंड के ऊपर आपको फ्लो चार्ट्स मिलते हैं, उनके अंदर ये फ्लो चार्ट बना हुआ है इसका प्रेजेंटेशन का। अगर गुड्स पहले आए, पैसे बाद में हो, तो अनकंडीशनल राइट है तो आप एंट्री करेंगे रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। ठीक है जी, बस आप टाइम पास होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर कंडीशनल राइट है तो आप कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल क्रेडिट करेंगे। ऐसा ही है। और आप कंडीशन फुलफिल होने का इंतज़ार कर रहे होते थे। और अगर कैश ही पहले आ जाए तो वो तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाती है, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। लेकिन एक स्पेशल केस भी आया था। जो स्पेशल केस आया था हमारा थर्सडे वाले सवाल के अंदर, थर्सडे एंटरप्राइज, थर्सडे वाला सवाल कहता हूँ, बच्चे समझते हैं थर्सडे वाले दिन को ही किया था। थर्सडे एंटरप्राइज वाले सवाल के अंदर एक स्पेशल केस भी आया था, जिसके अंदर ना कैश होता है ना डिलीवरी होती है, लेकिन अनकंडीशनल राइट इस्टेब्लिश हो जाता है। इसके अंदर एक छोटा सा मामला है, वो भी डिस्कस कर लें ताकि ये पॉइंट फाइनल हो जाए। मिसाल के तौर पे जनवरी है, फरवरी है और मार्च है। और मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 जनवरी पे। ठीक है जी। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है जी? नॉन कैंसलेबल, कैंसलेबल। अच्छा, मिसाल के तौर पे होंडा वालों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर से कि आपको हम गाड़ी देंगे, लेकिन आप आज कॉन्ट्रैक्ट के दिन ही वादा करो हमारा कंडीशनल नहीं अनकंडीशनल राइट है। हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट की बात है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। ठीक है, तो होंडा हैज़ अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। अगर ये सिचुएशन है, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी, जी। अब इसमें अगर दो सिचुएशंस बन सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या है? आपका ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसलेबल है। क्या है जी? नॉन कैंसलेबल है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन कैंसलेबल, तो जो एंट्रीज आपको सिखाई वही हैं। ज़रा बताएं। अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसलेबल, तो मैंने कहा ना, अगर आपका अनकंडीशनल, अगर सेलर का अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के दिन, तो क्या एंट्री करेगा जी? रिसीवेबल डेबिट करेगा। वेरी गुड, रिसीवेबल डेबिट। और चूंकि गुड्स अभी डिलीवर नहीं की हैं, मैं बता देता हूँ सिचुएशन क्या है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 जनवरी को, गुड्स डिलीवर होनी है। थोड़ा सा एंट्रीज की जगह बना के ना, यहीं पे एंट्रीज भी कर लेते हैं जी। गुड्स डिलीवर होंगी 1 फरवरी को और पैसे आएंगे 1 मार्च को। ठीक है जी, सही है। कॉन्ट्रैक्ट फैला हुआ है कुछ दिनों पर,
ये। अच्छा, अब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन एंट्री कर लेंगे रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि गुड्स डिलीवर नहीं की हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर लेंगे। समझ आती है बात की? अच्छा, उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी? जिस दिन गुड्स डिलीवर होंगी उस दिन एंट्री क्या करेंगे आप? बोले लायबिलिटी डिलीवर गुड्स खत्म, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, और सेल्स यानी रेवेन्यू जिसको स्टैंडर्ड ने नाम दिया हुआ है, एक ही बात है वैसे तो, ये क्रेडिट हो जाएगी। और फिर जिस दिन कैश आएगा उस दिन अनकंडीशनल राइट तो पहले दिन से ही था, उस दिन एंट्री क्या हो जाएगी? कैश डेबिट और रिसीवेबल वो जो पहले दिन स्टैंड किया था वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर कस्टमर का राइट टू रिसीव अनकंडीशनल वाला एस्टेब्लिश हो जाए डे 1 पे, तो ये एक स्पेशल केस इस स्टैंडर्ड ने दिया, नो कैश नो डिलीवरी बट अनकंडीशनल राइट टू रिसीव इज एस्टेब्लिश्ड, देयरफॉर वी विल रिकॉर्ड रिसीवेबल एंड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, रिसीवेबल एंड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ये बात समझ आती है? लेकिन ये अहम बात है, ये अहम बात है जो कि हमें पहले दिन पता होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि उस वक्त कॉन्सेप्ट देना था। असल में बात यह है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल हो तो ये एंट्रीज हो सकती हैं, और अगर यही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल हो जाए, अगर कॉन्ट्रैक्ट इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिलेबल, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है तो आपके ख्याल में जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी हुआ है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है, उसने लिख दिया ना, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट खामोश हो तो नॉन कैंसिलेबल ही तस्वर करते हैं हम, ठीक है ना? लेकिन अगर उसने सवाल में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिलेबल और लिखा हुआ है कि होंडा हैज़ अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी, तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? बोले एंट्री कर लें? स्टैंडर्ड कहता है, आपने बिल्कुल सही समझा, स्टैंडर्ड भी ऐसे ही इंसानों ने बनाए हैं और ऐसी सोच के बनाए हैं। स्टैंडर्ड कहता है भाई देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिलेबल है तो आप अनकंडीशनल राइट कैसे कह सकते हैं टू रिसीव है? हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दे, तो कहाँ गया आपका अनकंडीशनल राइट? ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल होगा तो फिर जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, चाहे सवाल में लिखा भी पड़ा है, उस दिन आप ये एंट्री पास नहीं कर सकेंगे, ठीक है? अच्छा, फिर स्टैंडर्ड कहता है लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट तो नॉन कैंसिलेबल था, हालांकि उसमें लिखा हुआ था कि अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो जाना है, लेकिन आपने उस वक्त रिकॉर्ड नहीं किया कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल था, एक्चुअल में डिलीवरी कर दी। अब क्या करें? अब रिसीवेबल डेबिट कर लें। वेरी गुड, रिसीवेबल डेबिट। आप लोगों को तो अकाउंटिंग आ गई है मुझे लगता है, मैं वैसे ही बस टाइम ज़ाया करने आता हूँ अब आजकल, आपको बस 1-2 दिन और दे दो, ठीक है? और उसके बाद कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। तो पेपर में भी ऐसे ही जो थॉट आएगी, पढ़े हुए सिलेबस में से जो थॉट आती है ना आपके जहन में, बिल्कुल ठीक होती है, आप परेशान ना हुआ करें वहाँ पे भी, ठीक है जी बच्चों? इसको मैं यूँ खींच देता हूँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है तो ये एंट्रीज होंगी, और अगर नॉन कैंसिलेबल है, और अगर कैंसिलेबल है तो ये रूटीन होगी। जी समझ में आती है बात? इसको अब ज़रा पढ़ लें यहाँ से। नो कैश नो डिलीवरी बट अनकंडीशनल राइट इज एस्टैब्लिश्ड, हमने आधी बात पढ़ी थी, आज पूरी कर ली। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल नहीं है, नॉन कैंसिलेबल है, तो फॉलोइंग एंट्री ऑन एस्टैब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऑन एस्टैब्लिशिंग अनकंडीशनल राइट, क्या जी? रिसीवेबल डेबिट। ये बिलावल एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है कि शायद बिलावल ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था होंडा से कि हाँ हाँ ठीक है मैं बड़ा आदमी हूँ, तुम्हारा अनकंडीशनल राइट आज ही इस्टेब्लिश हो गया, जाओ क्या 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 याद करोगे, याशी करो, रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। लेकिन अगर यही कॉन्ट्रैक्ट नो कैश नो डिलीवरी है, लेकिन यही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है, तो फिर एस्टैब्लिशिंग ऑफ अनकंडीशनल राइट पे हमने कोई एंट्री पास नहीं करनी। स्टैंडर्ड कहता है फिर कोई एंट्री पास करने की तुक नहीं बनती, ठीक है? ये बिल्कुल एंड पे आपके पेज था, और इसको आप यूँ कर लें, इसको यूँ रेफ़र करें, कॉन्ट्रैक्ट इज़ कैंसिलेबल, एग्जाम्पल 4 है, इसके साथ एग्जाम्पल 4 अभी करते हैं हम। ये है जनाब पेज नंबर 473 पे। आप लोगों ने पढ़ लिया सारा चैप्टर? आप लोगों को कैसे पता है कि फिर 473? ओके, और यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 आएगी, पेज नंबर 474 बनेगा फिर ये। ले जी, ये जी पूरी कहानी है आपकी, पिक्चर ले लें अगर लेनी है तो।
उसके बाद फिर हम सवाल करते हैं। नज़र आ रही है पिक्चर वैसे कि जूम इन करूं थोड़ा, इसको इधर ले आऊं? जी बेटा, ये तो एंड पे है, आपके नहीं है पेज, बिल्कुल एंड पे देखें, अपने चैप्टर का एंड बेटा, हैंड रिटन नहीं, इस चैप्टर के एंड पे देखें। हर चैप्टर के एंड पे फ्लो चार्ट्स होते हैं, जो एंड पे आप पढ़ेंगे तो एक समरी बन जाएगी। ठीक है जी, चलें जी, अब आ जाएं इधर। ये क्लियर है? ये ले जी। On Yakam January X9, an entity enters into a cancelable contract to transfer a product to a customer on 31 मार्च X9। यकम जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 31 मार्च को 3 महीने बाद गुड्स डिलीवर करनी है। पेज 473 है मेरे दोस्तों, पेज 473, वो मैं एंड पे सिर्फ पढ़ाया है, वहाँ पे आप रेफर कर दीजिएगा, वापस आ जाएगा। या वही टेबल यहाँ पे बना लें जो अभी मैंने तो खैर एंट्रीज की थी, टेबल तो नहीं बनाया था। अच्छा जी, अब इधर देखें, यकम जनवरी X9 को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और 31 मार्च X9 को प्रोडक्ट डिलीवर करनी है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कस्टमर टू पे कंसीडरेशन ऑफ 1000 इन एडवांस ऑन 31 जनवरी X9। ये लाइन है जी, बड़ी खास लाइन, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कस्टमर टू पे कंसीडरेशन। ठीक है जी, इसका मतलब ये लाइन जाहिर करती है कि अनकंडीशनल राइट टू रिसीव किस दिन, कॉन्ट्रैक्ट के दिन ही एस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, अब 3 डेट्स हैं, रेलेवेंट 3 डेट्स हैं। ठीक है, ये वाली येलो लाइन जो है ये बताती है कि आपका अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया। अनकंडीशनल राइट किस दिन एस्टेब्लिश हो रहा है? द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कस्टमर टू पे। द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कस्टमर टू पे। द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कस्टमर टू पे का मतलब क्या है? अनकंडीशनल राइट जो है वो कस्टमर को कह रहे हैं कि आपने पे करना है। ठीक है, पे जैसे मर्जी करना है, पे तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था। ये देखो, कैश तो कब आ रहा है यहाँ पे, कैश कब आ रहा है? कैश तो डिलीवरी के भी बाद आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे चलो हमारी एग्जांपल में डिलीवरी से पहले कैश आ रहा है ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बाद है। यहाँ पे भी तो कॉन्ट्रैक्ट इधर हो रहा है, कैश किधर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यूं नहीं लिखा होता, जरूरी नहीं कि यूं लिखा हो, ये सीधी बात यूं नहीं लिखी होती नॉर्मली। ठीक है ना, बात ऐसी लिखी होती जैसे अभी सवाल के अंदर लिखी होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कस्टमर टू पे। नाउ दिस इज अनकंडीशनल, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स। ठीक है, लेकिन सवाल में चूंकि ये कह दिया उसने, ऊपर वाली लाइन देखें अगर, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कैंसलेबल है। ठीक है, अच्छा चले खैर डेट्स तो लिखें। अनकंडीशनल राइट किस दिन एस्टैब्लिश हो गया? 31 जनवरी को। देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिलेबल, तो ये एंट्री पास करो ऑन एस्टैब्लिशिंग अनकंडीशनल राइट। कॉन्ट्रैक्ट अगर नॉन कैंसिलेबल, और अगर कैंसिलेबल है तो ऑन एस्टैब्लिशिंग ऑफ एस्टैब्लिश होगा था अनकंडीशनल राइट, क्योंकि लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कस्टमर टू पे, लेकिन चूंकि कैंसिलेबल है इसलिए इस दिन कोई एंट्री पास नहीं होगी। खैर खैर चलें, कोई बात नहीं। उसके बाद कैश, उसने एक्चुअली पे कब किया? 31 जनवरी को कहा था उसको पे करो, कस्टमर ने एक्चुअली 1 मार्च को पे किया, सुस्ती का मारा हुआ, तो कैश किस दिन आया? 31 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च को, अच्छा चलें 1 मार्च को कैश आ गया, और उसके बाद एंट्री ट्रांसफर्स प्रोडक्ट्स ऑन, तो डिलीवरी किस दिन हो गई? अब बच्चों एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री 31 जनवरी को क्या होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद 1 मार्च आएगा, 1 मार्च को कैश पे कर रहा है तो हम रिसीव कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश डेबिट, हाँ जी बिल्कुल वही करके आए एंट्रीज। ठीक है, कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है जी, और उसके बाद 31 मार्च को हमारी लायबिलिटी डिलीवर गुड्स
सेटिस्फाई हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करके और रेवेन्यू को क्रेडिट कर लें। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलें आगे। इसकी पिक्चर लेनी है तो ले लें, क्योंकि मैं अगला सवाल देखने लगा हूँ और वो कहता है सेम फैक्ट्स एज इन प्रीवियस एग्जांपल एक्सेप्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ। तो बस मैं इसको कैंसिलेबल को काट के नॉन कैंसिलेबल कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसी सवाल को मैं बदलने लगा हूँ, नॉन कैंसिलेबल। अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल हो जाए तो 31 जनवरी को क्या एंट्री हो जाएगी? 31 जनवरी को ही क्या एंट्री हो जाएगी? रिसीवेबल डेबिट। जी हाँ, रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से? जितने से भी है, ठीक है, छोड़ें उसको। उसके बाद जिस दिन कैश आया है उस दिन रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अभी भी स्टैंड करेगी जो पहली एंट्री वाली है, ठीक है। और जब गुड्स डिलीवर होंगी तो फिर तो ये एंट्रीज में चेंज, थोड़ा सा चेंज है। अगर कैंसिलेबल हो तो ध्यान रखना फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड ना करना, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है। और अगर सवाल चुप हो तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉन कैंसिलेबल ही होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी, चलें अब आएँ पास पेपर 13 पे, उसका पार्ट 2 देखें। आज मैंने आपको सारा स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए देना है, 1 से लेके एंड तक। कोई भी चीज़ हो वो आपने कल पूछ लेनी, क्योंकि कल मैंने फिर बातें ज़रा कंसोलिडेशन की तरफ ले जानी है। कंसोलिडेशन की बातें जो है वो मैंने कल करनी है, और फिर जो कोई कमी बेशी और रहती है कहीं पीछे जो जहाँ पे रही हुई उसकी तरफ चला जाऊँगा मैं। ठीक है, कल होपफुली मैं लास्ट क्लास करूँगा, और जो कोई कमी कोताही बचेगी जो 2-4-5 दिन में, एक बार अब FR 1 फिर साथ ही क्लियर होगी, CMA होगी, फिर बंदा बैठ के सोचता है ओ यार ये भी होना चाहिए था, ऐसी कोई बात अगर आ जाती है जहन में, तो वो फिर आपको जूम मीटिंग के थ्रू या ऑनलाइन किसी तरह से क्लास वो फरवरी में कर लेंगे। जो नहीं आ सकेंगे उनके लिए अवेलेबल होगी, लेकिन ये इसलिए एहतियातन कह दिया जाता है आखिरी दिनों में। वसीयतें नहीं होती, मरने वाला जैसे करके जाता है जी, तो वैसे ही वो सेशन के एंड में उस्ताद वसीयतें कर रहे होते हैं ना, भी कोई पता नहीं कल को आपको ये आपने क्यों करवा दिया। ओ भाई आई क्या भी कोई चीज़ छोटी मोटी चेंज कर देता है, कुछ चीज़ ज़रूरत पड़ी जाती है तो विंडो ओपन रखी जाती है कि खुदा ना खास्ता को ऐसी चीज़ जहन में आ जाती है, लगता है कि होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दिया जाएगा। उम्मीद तो नहीं है जितनी इस दफ़ा सेशन लेंथी होने की वजह से हमने पिटाई कर दी है इसकी, नहीं ज़रूरत होगी, लेकिन बतकाज़ा बशरियत कोई चीज़ रह ही जाती है, तो तैयार रहना है कि कोई चीज़ आ जाए तो उसको फिर इम्पोर्टेंट समझते हुए ले लेना। अच्छा जी, 13 का पार्ट 2 करते हैं जी। अच्छा, हमने डिस्टिंक्ट की बात कुछ की थी, ठीक है। 12 भी करना है, 13 भी करना है, दोनों होमवर्क में दिए थे ना। पहले डिस्टिंक्ट की बात, चलो बाद में करेंगे डिस्टिंक्ट की बात, पहले थोड़ा सा इसको जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 2, 1 हो गया था, 1 में तो कोई मसला नहीं आया, चलो 2 को देख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं जी काम। डिस्टिंक्ट की थोड़ी सी प्रैक्टिकल जो है वो पास पेपर 13 पेज 519 पे, पास पेपर 13 का 2 कर रहे हैं। डिस्टिंक्ट की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फिर डिस्टिंक्ट को जाके ज़रा पढ़ भी लेते हैं हम, ठीक है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है जी, फॉर द ईयर 31 अगस्त 22। अच्छा जी, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद IFRS। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन। अच्छा यार, डेट्स डाल देंगे, क्या मसला है आपको? ओके ओके, डाल देंगे डेट्स, सवाल तो पढ़ने दें हमें, डाल देंगे डेट्स। नंबर 1 ना नंबर 2, ऑन यकम जनवरी 22 RL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद क्रिसेंट लिमिटेड फॉर सेल ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट 3D प्रिंटर। एक मिसाल छोटी सी, डिस्टिंक्ट पे बात करके ही थोड़ी सी आ जाते हैं, थोड़ी सी बाद में तफसील से तो वहाँ से पढ़ेंगे ही, लेकिन वो एक तस्वीर बनाई थी मैंने जिस पे टमाटर लिखा था, टमाटर प्याज लिखा था ना, ये कीबोर्ड भी लिखा था। एक और छोटी सी चीज़, यहाँ पे क्या बात की थी हमने, गुड्स कब डिस्टिंक्ट हैं? जब दोनों शर्तें पूरी हों। डिस्टिंक्ट मतलब पहली बात, गुड्स डिस्टिंक्ट कब हैं? अगर वो अपनी ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट हैं। ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट होने की निशानी क्या है? कस्टमर उनसे अलग अलग फ़ायदा उठा सके, या टुगेदर विद एनीथिंग अवेलेबल
या मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, ये डिस्टिंक्ट है, क्योंकि इससे मैं इसी से फ़ायदा उठा सकता हूँ। वो जी बोर्ड होना ज़रूरी है, मैं दीवार पे लिख लूँगा, मैं सफ़े पे लिख दूंगा, मैं ज़मीन पे, मैं हाथ पे लिख दूंगा। एक बात कर रहा हूँ, इस्तेमाल तो हो सकता है ना, है स्टार बनाने के लिए बच्चों के नीचे स्टार बना रहा हूँ, जब माशाल्लाह FAR2 स्टार हो रहा है इस्तेमाल, ठीक है। मेरे पास कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड ये वैसे नहीं इस्तेमाल हो सकता, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी लैपटॉप मौजूद है, मैं उसके साथ लगा के, या नहीं लैपटॉप भी नहीं है, लैपटॉप लेके उसके साथ इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो भी ये डिस्टिंक्ट है। अभी पढ़ाता हूँ, तफसील से पढ़ाता हूँ डिस्टिंक्ट का ये कॉन्सेप्ट, यहाँ से रीड करेंगे, कुछ एक एग्जांपल्स हैं, 6, 7, 8, 10 एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह, तसल्ली से आज डिस्टिंक्ट को हमने ख़त्म कर देना है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट ज़रा, ताकि सवाल भी हो जाए और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। गुड्स डिस्टिंक्ट कब है? जब अपनी ज़ात के एतबार से अलग अलग हैं। ज़ात के एतबार से अलग होने का मतलब क्या है? इसकी निशानियाँ क्या है? स्टैंडर्ड कहता है इसकी निशानी ये है कि इससे कस्टमर अलग से फ़ायदा उठा सके, या टुगेदर विद रिसोर्सेज अवेलेबल फ़ायदा उठा सके। दूसरी निशानी क्या है? रेगुलरली इसको अक्सर सेलर्स बेच रहे हैं, ये निशानी होती है अलग अलग बेचने की। प्याज एक जगह से ले लो आप, टमाटर एक जगह से ले लो आप, कीबोर्ड किसी और जगह से ले लो आप, मार्कर कहीं और से ले लो, ये निशानी होती है। हर कोई अपनी अपनी दुकान पे इसको बेच रहा है, ये निशानी होती है कि ये अलग अलग फ़ायदा दे सकने वाली चीज़ें हैं, तभी तो अलग अलग बिक रही हैं, ठीक है। तो एक तो ये कि अपनी ज़ात के एतबार से अलग अलग हों, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये अलग अलग हों, सेलर इनको अलग अलग करके ही बेच रहा हो। टमाटर प्याज अलग अलग बेच रहा है नहीं, उनको बर्गर बना के बेच रहा है। तो अगर बर्गर बना के बेच रहे, टमाटर प्याज ब्रेड पैटीज वगैरह तो अलग अलग थे, अपनी ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट थे, लेकिन उसने ऐसे उनको इंटीग्रेट करके डिफरेंट इनपुट्स को मिला के एक आउटपुट बनाया कि अब सेलर की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक बर्गर डिलीवर करना है, टमाटर प्याज पैटीज और बर्गर की जो बन है वो डिलीवर करना नहीं है। ऐसे ही चाय की एग्जांपल ली थी हमने, ठीक है, वो भी लिख लें। ये ऊपर वाले दोनों एक, चलो बल्कि एक टाइप में ये आ जाएगा, प्याज टमाटर वाली में आ जाएगा दूसरा भी। चीनी पत्ती कॉफ़ी दूध डिस्टिंक्ट, अपनी ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट। अब अगर दुकान से आपने लेकर उन्हें घर आके बनाया, कॉफ़ी घर पे बनाई है, तो वो फिर सेलर ने भी अलग अलग ही बेची थी आपको, तो फिर उस सेलर की 4 ऑब्लिगेशंस थी, चीनी पत्ती कॉफ़ी दूध। लेकिन अगर आप कॉफ़ी की शॉप पे चले गए और वहाँ पे आपने कप ऑफ कॉफ़ी का ऑर्डर किया, तो सेलर ने उनको इंटीग्रेट किया, डिफरेंट इनपुट्स को मिलाकर एक आउटपुट बनाया और आपके सामने एक कप ऑफ कॉफ़ी रख दिया। अब अपनी ज़ात के एतबार से तो प्याज टमाटर, अपनी ज़ात के एतबार से तो चीनी पत्ती अलग अलग थे, डिस्टिंक्ट थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्टिंक्ट ना रहे, तो कॉफ़ी शॉप वाले की फिर 4 ऑब्लिगेशन नहीं है, एक ही ऑब्लिगेशन है, टू डिलीवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। तो ये टमाटर प्याज वाले एक तरह के हो गए। दूसरी तरह के कीबोर्ड, ये अलग अलग तो इस्तेमाल है, ये खुद से अकेला इस्तेमाल नहीं, पड़ा यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कोई चीज़ मौजूद है जिसके साथ लग के इस्तेमाल हो सकता है। वो चीज़ हम कहीं और से खरीद के ले आए या ऑलरेडी पड़ी हो, ये भी पढ़ाता हूँ अभी यहाँ से, ठीक है। तो वो भी क्या है? डिस्टिंक्ट, अपनी ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट है। हाँ, अगर उसको ऑब्लिगेशन अलग से बनाना है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग होनी चाहिए। एक और चीज़ होती है, आईफोन है, आईफोन का एक हार्डवेयर है, प्लस इनका एक iOS होता है ना, इनमें एक सॉफ्टवेयर है। ये दोनों चीज़ें अपनी ज़ात के एतबार से भी डिस्टिंक्ट नहीं है। क्या आपने कभी देखा हो एक दुकान पे आईफोन के सॉफ्टवेयर अलग बिक रहे हैं और एक दुकान पे आईफोन की हार्डवेयर अलग बिक रहा है? इसका मतलब ये सेलर तो एक आईफोन बेचेगा जिसके अंदर हार्डवेयर भी है और जिसके, यानी ये दोनों एक दूसरे पर मतलब हाईली इंटरडिपेंडेंट है, इसके बगैर ये नहीं चल सकता, इसके बगैर ये नहीं चल सकता। तो ये तो दो अलग अलग गुड्स ही नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ही गुड है। ये क्या है? मिसाल के तौर पे जैसे आईफोन कहा, मिसाल के तौर पे ऐसे ही आप कोई ये सोलर पैनल लगवाते हैं, सोलर पैनल का जो वो आपको वो लगा के देंगे ना मशीन, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा, वो उसका अपना सॉफ्टवेयर है, वो उन लोगों ने जो मशीन बनाई है उन्होंने ही उसका सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है और वो अलग से बिकता नहीं है, वो उसी मशीन के अंदर ही लग के आता है। ये एसी के अंदर जो ये टेम्परेचर शो करने वाला ये जो लगा हुआ है,
आपको पता होना चाहिए कि ये एसी का पार्ट ही है, सॉफ्टवेयर ही है इसके अंदर भी, ये प्रोग्रामिंग ही हुई पड़ी है इसके अंदर, लेकिन ये एसी का पार्ट है। आपको कभी बाहर मार्केट से जाके ये एसी का सॉफ्टवेयर नहीं बिकता हुआ नजर आएगा, लेकिन शायद विंडो की सीडी मिल रही हो, शायद ऑफिस की सीडी मिल रही है, बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिकली ये एक ही है, ठीक है ना। तो ये आईफोन का हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर ये सेम ही है, ये एसी के अंदर वाला सॉफ्टवेयर ये सेम ही है। तो ये एक गुड कहलाएगी, क्या है, आईफोन। अब आईफोन सेलर जो है, आईफोन जो है कंपनी जो है, उसने आपको एक आईफोन बेचा है, उसके बाद फिर अगली बात होगी, अच्छा जी इसको मेंटेनेंस सर्विसेज की दे रहे हैं, कोई दे रहे हैं, अपग्रेड्स को भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, वो फिर बात की कहानी आती है, ठीक है ना। सही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अपनी ज़ात के एतबार से भी अलग अलग और अलग अलग फ़ायदा भी दे सकते हैं। अपनी ज़ात के एतबार से अलग है और किसी के साथ मिलकर फ़ायदा दे सकता है, अलग अलग ही नहीं है। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, ये है, ये डिस्टिंक्ट है, ये डिस्टिंक्ट है ही नहीं। ये नहीं कहना कि उनकी जिम्मेदारी है हार्डवेयर भी देना और सॉफ्टवेयर भी देना, उनकी जिम्मेदारी है एक आईफोन देना आपको, ठीक है। अच्छा चलें जी पढ़ें। ऑन यकम जनवरी 22 RL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद क्रिसेंट लिमिटेड फॉर सेल ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ इट स्टेट ऑफ द आर्ट 3D प्रिंटर्स। ये प्रिंटर्स बेचते हैं इनको, स्टेट ऑफ द आर्ट। द कॉस्ट एंड स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडेड इन कैश इन ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर आर एज फॉलोज। हार्डवेयर कॉस्ट 1800 करता है इनको, और प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर कॉस्ट करता है इनको 720। अच्छा, अब आपकी सहूलत के लिए, हालांकि हार्डवेयर प्रिंटर का जो है, उसका जो प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके बगैर वो प्रिंटर चल ही नहीं सकता, ये उसके अंदर ही लग के आता है। ये ऐसे ही है जैसे आप लैपटॉप ले तो उसके अंदर जो बायोस होता है, एक है विंडोज़, वो बाद में हो रही है, एक वो जो उसके अंदर उसका जो उसका बायोस होता है, ठीक है ना, उसके बगैर तो वो मतलब वो तो ऑलरेडी उसका पार्ट है, उसको तो अलग कर ही नहीं सकते, उसके बगैर तो चल ही नहीं रहा था, ठीक है। चल तो खैर विंडो के बगैर भी नहीं रहा होता, खैर बहरहाल उसके ऊपर तो इंस्टॉल होती है। तो ये क्या है जी, हार्डवेयर और उसका प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। आगे उन्होंने आपकी सहूलत के लिए ICAP ने ना इसकी स्टैंडर्ड प्राइस भी इकट्ठी दी हुई थी कि भाई हम प्रिंटर बेचते हैं, आपको बाजार के अंदर हार्डवेयर अलग और ये प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर अलग बिकता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो भाई ये दो नहीं, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट गुड्स है, लेकिन हार्डवेयर प्लस प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर ये एक है। उसके बाद हाँ, जब आपके पास फ़ोन आ जाता है तो उसके बाद फिर आपको हर कुछ महीने के बाद उसके ऊपर अपडेट्स आती रहती हैं, जो आप कैंसिल करते रहते हैं, आती रहती हैं, आप कैंसिल करते रहते हैं ना, कि कभी कर भी लेते हैं, अपडेट्स आ रही हैं। अब वो क्या है, वो बाद में और अगर आप, मैं कैंसिल करने का लफ्ज़ इसलिए बोला कि अगर आप कैंसिल भी कर देते हैं तो आपका फ़ोन तो चल रहा है, यानी उसके बगैर भी आपका फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है, तो वो डिस्टिंक्ट है, उसके बगैर आपका फ़ोन आपको फ़ायदा दे रहा है, ठीक है। और मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विस तो वैसे ही डिस्टिंक्ट होती है गुड्स से, क्योंकि गुड्स आपको एक दफ़ा में दे दी जाती हैं और सर्विसेज तो आहिस्ता आहिस्ता करके दी जा रही होती हैं, वो तो कभी भी इकट्ठी होकर एक गुड सर्विस इकट्ठी हो ही नहीं रही, ठीक है, वो तो वैसे ही अलग जाती हैं। इसका मतलब बेसिकली जो बंदा ये जो RL है, ये जो RL है, इसकी 3 ऑब्लिगेशंस हैं, इसकी 3 ऑब्लिगेशंस बन रही हैं। एक हार्डवेयर एंड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, मैं यूँ इकट्ठा लिख दूंगा, हालांकि सिर्फ प्रिंटर भी लिख दे तो काफ़ी था, लेकिन हार्डवेयर एंड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर ये एक ऑब्लिगेशन है। उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट्स ये दूसरी ऑब्लिगेशन है, और तीसरा मेंटेनेंस। इस ऑब्लिगेशन को, अब ये डिस्टिंक्ट हो गई, ये डिस्टिंक्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि पता लगे कितनी ऑब्लिगेशंस हैं स्टैंडर्ड की, सेलर की, क्योंकि सेलर की ऑब्लिगेशन जैसे जैसे सेटिस्फाई होनी है, सेलर ने वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। अब मेरा सवाल, इस हार्डवेयर प्लस प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर यानी इस प्रिंटर का रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड होना है या एट अ पॉइंट इन टाइम, और कब होना है, जैसे इसको डिलीवर कर देना है। उसके बाद अपग्रेड जो नेक्स्ट वर्जन की आएगी, पढ़ते हैं वैसे कब आनी है, उसका रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है इन्होंने, जब वो अपग्रेड दे देंगे, तो जैसे ही देंगे वो ऑब्लिगेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, उसका रेवेन्यू भी एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होगा। जो मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विस 1 साल के लिए देनी है, वो जैसे जैसे देते रहेंगे सर्विस, वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब RL सेल्स 3D प्रिंटर हार्डवेयर अलॉन्ग विद सॉफ्टवेयर। ये अब मैंने पहले आपको ये तैयारी करवाई है, ये उसने सारी कहानी लिखी हुई है, उसने सारी कहानी लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले ये सारी कहानी बता दी थी, उसने आपकी सहूलत के सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो।
RL says 3D printer hardware along with software as hardware cannot be used without the printing software. अब ये वो लाइनें जो बता रही है कि भाईजान ये एक ही हैं, हार्डवेयर इसके बगैर चल ही नहीं सकता, ठीक है, और अलग से बिक भी नहीं रहा है, नज़र भी आ रहा है, निशानी भी दी है उन्होंने, ठीक है। वैसे इतनी अकल आपको खुद भी रखनी चाहिए कि किस तरह के सॉफ्टवेयर, देखो एक अपग्रेड है, अपडेट है, वो आप अपने फ़ोन्स को लाओ ना, नॉर्मल ज़िंदगी की सैंपल सामने हो आपके, ठीक है, अपने फ़ोन को सामने लाओ, जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर लग के आया है उसी के अंदर ही था पहली बार, ठीक है। अब उसकी अपग्रेड से आपको फ़ायदा ज़रूर होता है, इसीलिए आप अपग्रेड करते हैं, लेकिन अगर वो ना भी हो तो आपका फ़ोन तो चल रहा है, ठीक है। खैर, RL says 3D printer hardware along with software as hardware cannot be used without the printing software. तो वो कह रहा है कि हम तो इनको इकट्ठा ही बेचते हैं, ठीक है, ये सेल करते हैं किसको जी, 3D प्रिंटर को along with सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। तो ये तो हो गया एक, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था। नेक्स्ट, द 3D प्रिंटर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट, बताई जा रहा है अगली बातें जो हमने वैसे ही डिसाइड कर ली थी, बताई जा रहा है 3D प्रिंटर जो है वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बगैर भी ऑपरेशनल रहता है, अच्छा जी, एंड द मेंटेनेंस सपोर्ट, और सपोर्ट के बगैर भी। असल में ना कहानी कुछ यूँ है कि आपने 3D प्रिंटर तो इनसे ले लिया, आप अपग्रेड ना करें तब भी चल रहा है, आप मेंटेनेंस सपोर्ट उनसे ना लें, आप किसी और से ले लें, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये तीन डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज हैं, एक गुड्स, एक क्या हो गया हार्डवेयर, एक क्या हो गया प्रिंटर विद सॉफ्टवेयर, प्रिंटर विद सॉफ्टवेयर, और दूसरा सॉफ्टवेयर अपग्रेड, तीसरा मेंटेनेंस सर्विस, ठीक है, तीनों डिस्टिंक्ट है। आगे कहता है RL सेल्स सॉफ्टवेयर अपग्रेड अपॉन रिलीज टू ऑल ऑफ इट्स कस्टमर, वो जनाब जब रिलीज होता है ना तो सबको बेचता है, जब रिलीज होता है तो सबको बेचता है। However, RL does not provide maintenance support but went against its policy to provide it to CL, लेकिन ये काम उन्होंने कभी नहीं किया, ये इस क्रिसेंट लिमिटेड वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो आउट ऑफ द वे गए हैं और उन्होंने कहा हम आपको मेंटेनेंस सपोर्ट भी देंगे, ठीक है। Each unit of printer was sold to CL at an overall discounted price of 4 million. As per payment terms, CL paid 30% on Yakam January, 50% was paid at the time of delivery of printers, hardware plus printing software on Yakam March, and remaining 20% will be paid in February 23. At year end, 80% work has been completed on a new version of printing software which is expected to be released on लो जी, ये अभी तक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर तो हमने डिलीवर कर दिया, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, जो अपग्रेड है वो चल रहा है उस पर काम, और अभी किधर गया, 80% काम कंप्लीट हो चुका है उस न्यू वर्जन के ऊपर, और अभी तक वो कंप्लीट होकर लॉन्च नहीं हुआ, जब होगा तो सबको अवेलेबल होगा, ये तभी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं इसका रेवेन्यू तो आप रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। और तीसरी आ गई सपोर्ट सर्विस, जिसके बारे में उसने कुछ बताया नहीं है, क्योंकि हमें पता है मेंटेनेंस सपोर्ट जो है वो फॉर 1 ईयर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हो रहा है जी, किस दिन डिलीवर कर रहे हैं ये, यकम मार्च को उन्होंने डिलीवर किया ना, अब बोलो, चलें डेट्स लिख लेते हैं, डेट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ जी, यकम जनवरी 2022 को कैश रिसीव कर लिया इन्होंने, कितने परसेंट, 30%, ये पढ़ो, एज पर पेमेंट टर्म CL पेड 30% ऑन यकम जनवरी, डन हो गया जी। उसके बाद यकम मार्च को क्या हुआ जी, प्रिंटर्स डिलीवर कर दिए आपने, प्रिंटर्स डिलीवर्ड, ठीक है जी, प्लस इसी दिन क्या किया आपने, कैश भी रिसीव किया, लेकिन सारा अभी भी नहीं किया, सेलर ने कैश रिसीव कर लिया, बाकी का 50% भी, ठीक है जी। और उसके बाद 31 अगस्त आ गया, क्यों 31 अगस्त लिख दिया मैंने, ईयर एंड है, और वो कह रहा है बाकी पैसे वो फरवरी 2023 में देगा, वो जब होगी तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल तो हमारा कंसर्न है 31 अगस्त 2022 पर ईयर एंड हो गया है। अब इस ईयर एंड पर दो चीज़ें और भी हैं, प्रिंटर तो हमने दे दिया था, नंबर 1 सॉफ्टवेयर अपग्रेड टू नेक्स्ट वर्जन, सॉफ्टवेयर अपग्रेड टू नेक्स्ट वर्जन, उसका रेवेन्यू बुक करना है, नहीं वो तो गया, फिर 31 अगस्त पे और क्या करना है, मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विस जो है
वो मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विस जो है, वो मेंटेनेंस सर्विस का रेवेन्यू कितने मंथ्स का रिकॉर्ड कर लें? मार्च को दिया ना प्रिंटर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने मंथ्स? 6 मंथ्स। ठीक है बच्चों, ये की डेट्स हैं, इससे हमने एंट्रीज बनानी है। लेकिन एक मसला आएगा, वो मसला चलें बाद में देखते हैं, फिलहाल बात शुरू तो करें। करें जी काम शुरू। कितनी ऑब्लिगेशंस हैं जी? 3, हार्डवेयर एंड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अपग्रेड और मेंटेनेंस। हार्डवेयर एंड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, उसके बाद बोलें जी सॉफ्टवेयर अपग्रेड, उसके बाद मेंटेनेंस। जी इधर देखें जी, स्टैंड अलोन प्राइसेस सवाल के अंदर गिवन है, स्टैंड अलोन प्राइसेस सवाल के अंदर गिवन है जी। ये यूनिट कॉस्ट है, ये यूनिट प्राइस है। स्टैंड अलोन प्राइस 3600, सॉफ्टवेयर अपग्रेड की जब लॉन्च होता है तो बेचते हैं 500 का नॉर्मली, और मेंटेनेंस, ओ इसकी स्टैंड अलोन प्राइस क्यों नहीं गिवन? हाँ, आउट ऑफ द वे गए थे, रूटीन के अंदर वो काम ये करते ही नहीं थे, तो यहाँ पे आके हम फंस गए। चले कोई बात नहीं। एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, ये टोटल कितना है? टोटल आज तो वैसे ही नहीं हो रहा, आज तो वैसे ही नहीं हो रहा आज तो वैसे ही नहीं हो रहा जी बच्चों। तो एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, हाँ जी। अब ढूंढे ज़रा सवाल में से, वो कहता है जी 4 मिलियन का हमने इनको ईच यूनिट ऑफ ई यूनिट ही निकाल लेते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ईच पे ही रखें, अब ऊपर भी ईच ही लिखा हुआ था, 3600 सब कुछ ही है। यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट, हर चीज़ उन्होंने पर यूनिट दी है, तो हम भी पर यूनिट ही चल लेते हैं, ठीक है जी। वो कहता है ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर वॉज सोल्ड टू CL एट एन ओवरऑल डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 4 मिलियन जी। तो 4 मिलियन हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस आ गई, 4000, ठीक है जी। अब मामला ये है कि हमें किसी भी तरह से निकालनी है मेंटेनेंस की स्टैंड अलोन प्राइस। हम क्या करते थे जी, मजबूरी के अंदर रेजिडुअल अप्रोच, क्योंकि देखो ना तो मार्केट असेसमेंट का डाटा अवेलेबल है, ना ही मार्जिन मार्कअप अवेलेबल है, तो क्या कर लें, इसको इधर, अब देखिएगा ज़रा, इसको इधर रख लें। जैसे इसको इधर रखा, ये तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब रेजिडुअल अप्रोच नहीं लग सकती। अब कहीं पे मार्केट असेसमेंट की डिटेल भी नहीं गिवन, ठीक है। अब एक छोटा सा इसके अंदर जो है वो लफड़ा इन्होंने ये डाल दिया, डाल देते मार्कअप मार्जिन वगैरह, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हमने कहा कि यार एक चीज़ तो है, ये प्रिंटर की कॉस्ट है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है, ऐसा ही है। ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड की कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है। ज़रा चेक तो करें, चेक तो करें ज़रा। आप मुझे बताएं, मार्जिन निकाल दें, मार्जिन निकालेंगे मार्कअप निकालेंगे? मार्जिन निकाल दें, कोई भी एक चीज़। कंसोलिडेशन याद है? कंसोलिडेशन याद है? प्रॉफिट ओवर सेल करते थे तो मार्जिन, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट करते थे तो मार्कअप। इन दोनों का डिफरेंस लो ना, ये 1800 जमा 720 कितना बनता है? 2520। 2520 और 3600 का डिफरेंस लो तो कितना आता है जी? 1080 क्या है? प्रॉफिट है। इसको अगर आप सेलिंग प्राइस से डिवाइड, मार्जिन निकाल दो, चलो सेलिंग प्राइस से डिवाइड करो तो कितना आता है? 30%। अच्छा, दूसरे को भी ट्राई कर लेते हैं दूसरा 350 कॉस्ट है, ये आसान है। 150 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 कितना है? तो भाई मजबूरी के अंदर फिर क्या करें, हम यही अज्यूम करेंगे कि जी खामोश है, तो जो ऑलरेडी उनका जो मार्जिन वो उन्होंने रखा हुआ था इसके ऊपर वही कमाएंगे। क्या ख्याल है? रेजुअल अप्रोच पे चले जाते, लेकिन रेजुअल अप्रोच तो फेल हो गई, ठीक है इनमें से किसी एक को पकड़ लें, ठीक है। और मार्जिन फॉर चलें सॉफ्टवेयर अपडेट पकड़ लें, ठीक है। और वो हम वर्किंग, ये वर्किंग वन है हमारी, तो इसको वर्किंग नंबर 1.1 कर लें।
ठीक है, और यहां पे लिख लें आप मार्जिन फॉर सॉफ्टवेयर अपग्रेड, और यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर दें थोड़ी सी जी। 150 डिवाइड बाय 500, मार्जिन, ये मार्कअप है, मार्जिन ही है, मार्जिन ही है, इंटू 100, जो भी है मार्कअप भी हो तो भी बस कैलकुलेट करते हैं, फिर मार्कअप की तरह से कर लेना। कितना आता है? 30%। अब यही 30% इधर भी लगा देते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं, मेंटेनेंस की स्टैंड अलोन प्राइस तो है नहीं, कॉस्ट तो हमारे पास अवेलेबल है, ये कॉस्ट है 210, ठीक है। तो मार्जिन फॉर सॉफ्टवेयर अपग्रेड को ही, मार्जिन फॉर सॉफ्टवेयर अपग्रेड को ही यूज़ करते हुए हम इस कॉस्ट से सेलिंग प्राइस बना लेते हैं। ये कॉस्ट है, 210 क्या है? कॉस्ट है। तो अगर हम मार्जिन की बात करें तो ये 30 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 100 लेंगे, तो फिर 70 कॉस्ट है, 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 100। तो ये किस पे पड़ा है और हमें किस पे लेके जाना है इसको? क्या आता है आंसर? 300 टोटल। ठीक है जी, एलोकेशन कर दें। कौन सा सवाल कर रहे हो तुम लोग? पहले 13 3960 550 आपने सही किया, 3272 कर लें, ये 550 ठीक है। 455 और यहाँ पे आगे कुछ हो जाए ना तो फिर जी, आपने इसको तो नहीं बांट दिया? 273 बराबर कर दिया इसको, 5 6 7 8 9 10, 2 कर दें, और इसको काट जरूर दें क्योंकि पहले भी आपने कुछ ऐसी ही चबल मारी है जी बच्चों। अब ये की डेट्स हैं हमारे पास, सवाल हमारा तैयार है, बस की डेट्स हैं हमारे पास। 1 जनवरी 22 को 30% कैश रिसीव हुआ है, 4000 का एक प्रिंटर है, 10 प्रिंटरों का कॉन्ट्रैक्ट किया है और 30% हमने रिसीव कर लिया है, तो एंट्री होगी कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। 1 मार्च है, देखो मैंने डेट भी लिखी हुई है, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2022 पर कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अब इधर देखो जरा बच्चों, इधर देखो जरा सारे, कितने प्रिंटर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? कितने प्रिंटर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? 10 प्रिंटर हैं, हर एक प्रिंटर 4-4 हज़ार का है, तो टोटल क्या बन गया? ये 40,000, इसका 30% लेना जी, 12,000 और 12,000। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ जी? 1 मार्च को प्रिंटर भी डिलीवर किया है और कुछ कैश भी रिसीव कर लिया। तो 12 मार्च को आपने सबसे पहले तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है किसका? प्रिंटर का। प्रिंटर का रेवेन्यू 3273 इंटू 10, ये रेवेन्यू आ गया। जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी स्टैंड की थी उसको रिवर्स कर देना है। कैश भी बाकी 40,000 का जो 50% है वो रिसीव करना है, और बैलेंसिंग फिगर के बारे में फिर सोचते हैं वो क्या करना है। ठीक है, देखते हैं, जाहिर सी बात है। तो पहली एंट्री तो ये हो गई थी जी, ये तुम नीचे क्या करने आ गए जी बेटा? कर लें अलग अलग, कोई मसला नहीं है, इतनी आसान लगेंगी इकट्ठी एंट्रीज, अभी देखिएगा आगे नहीं इकट्ठी। ठीक है जी। 31 है, 1 मार्च है, किस दिन? 1 मार्च को हमने गुड्स डिलीवर की, तो क्या हुआ? नूरुल्लाह को क्या हुआ? नूरुल्लाह से पूछूं जी। अब जनाब 1 मार्च को सबसे पहला काम क्या किया करें? सबसे पहला काम तो आप रेवेन्यू बुक कर लिया करें, अदपुजद्दी एंट्री, ये नंबर ले लिया करें, क्योंकि गुड्स डिलीवर हो गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है। ठीक है, कितने प्रिंटर्स डिलीवर हुए हैं और हर प्रिंटर की रेवेन्यू कितना हमने निकाला हुआ है? 3273
कितना आता है? 32730। इस दिन हमने उनसे कहा भाई साहब मज़ीद कैश दें, ये 40,000 का 50% पे करें मज़ीद, कितना बनता है? 20,000। और वो जो लाइबिलिटी स्टैंड की हुई थी, जब हम पैसे मांगेंगे ना, वो कहेगा कुछ पहले भी तो दिए हुए थे, हम वो एडजस्ट करते हैं ना। तो कॉन्ट्रैक्ट बल्कि यूँ करना चाहिए था, पहले कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी लिखो, तरतीब है ज़रा ज़रा ऐसे दर दिल करेगा आपको ऐसे तरतीब पेपर के अंदर ऐसे ही चल रही हो ना, ठीक है। लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स था, कर दी डिलीवर, तो फिर सबसे पहले इस लाइबिलिटी को क्या कर दो? रिवर्स कर दो। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट कितने से जी? 12,000 से। भाई साहब थोड़ा सा और कैश दे दें, उसने कहा जी ये कैश ले लें। 40,000 का 50% कितना बनता है? 20,000। अब बाकी कहाँ फेंकेंगे? देखो ना, आपने सादा सी बात है, आपने 32,000 रुपये की चीज़ें उसको डिलीवर कर दी हैं, लेकिन अभी तक आपने उससे लिए कितने हैं? 32,700 की चीज़ें डिलीवर कर दी हैं। अभी तक सिर्फ कितने रिसीव किए हैं? कुछ पहले कर लिए थे, कुछ अभी किए, तो बाकी फिर क्या है? कोई कंडीशन अटैच है? अगर कंडीशन होती तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एसेट कर लेते हैं, ठीक है। तो रिसीवेबल डेबिट कर लें, बैलेंसिंग फिगर रिसीवेबल 730, ठीक है जी। थोड़ा ऊपर लेंगे, जगह बच जाएगी अगली एंट्रीज के लिए। ठीक है जी, ले नेक्स्ट। उसके बाद जी देखें, आप यकम मार्च वाले दोनों काम ही हमने इकट्ठे कर दिए, अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं। 31 अगस्त आ गया, नहीं हमने अभी तक वर्जन लॉन्च किया नेक्स्ट, इसलिए उसको तो छोड़ ही दो, वो तो जब तक लॉन्च नहीं होगा तब तक उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, ईयर एंड पे आके 6 महीने की सर्विस ज़रूर रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है। तो रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे, पैसे तो और आए कोई नहीं है, पैसे तो तब तक हम नहीं लिख सकते जब तक सवाल के अंदर क्या ना दे पैसे आए हैं, ऐसा ही है। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है सर्विसेज का, ऐसा ही है। मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस का, अब 272 एक का है, 272 हम यूँ करेंगे, ऊपर भी 10 पहले लिखा था ना ऐसे, रेवेन्यू ऑफ मेंटेनेंस। ये तो देखें जी 10 प्रिंटर हैं और हर एक प्रिंटर का मेंटेनेंस का रेवेन्यू कितना बनता था? 272। ये जितना भी बनता है उसको 6/12 कर दो, 1360 क्रेडिट, 1360 रेवेन्यू है, क्रेडिट 1360। अब पैसे आए तो आने तो है ही ना, मजीद पैसे आने, अगले साल जो बकाया पैसे आने तो इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएंगे। तो फिलहाल ये रिसीवेबल, तो रिसीवेबल मैंने यहाँ पे भी क्या कर लिया? बैलेंसिंग निकाल ली। वन 1360। ठीक है जी। अच्छा, वैसे आई कैप ने ना बस इतनी सी बात ही की थी, और वैसे कॉस्ट गिवन है तो मेरे ख्याल से कॉस्ट की एंट्रीज भी कर लेनी चाहिए थी। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता वो ये लिख देता परपेचुअल सिस्टम में करो, फिर तो लाजमी हो जाती है एंट्रीज पास करना, लेकिन चूंकि कॉस्ट गिवन है तो मेरा मशवरा तो ये है कि पर्चे में आ जाएं तो आपने कॉस्ट की एंट्री कर लेनी है। जैसे जितना रेवेन्यू जिसका रिकॉर्ड होता जाए उतना उसकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है वो प्रिंटर्स का कर लिया है, उनकी कॉस्ट कितनी थी? एक प्रिंटर 2520 का था, ऐसा ही है बोलो, तो 10 की कॉस्ट कितनी बनेगी? बोलो, 2520 इंटू 10। ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर करना पड़े तो इधर देखो एंट्री क्या बनेगी। रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्री क्या होती है जी? डेटर या कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। दूसरी एंट्री क्या होती थी? याद करो वो जो सवाल के थे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट।
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। 25 कितनी कॉस्ट है? 25-20। 25-20 अगर एक की कॉस्ट है तो 10 की कितनी होगी? ठीक है जी। एक और बात, आपको पता है कि ये एंट्री करने से पहले ख़रीदना भी तो होता था इसको, तो दूसरी एंट्री क्या होती है? दूसरी एंट्री इससे ऊपर जो एंट्री हुआ करती थी वो क्या होती थी? इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। हमने ख़रीदा भी तो होगा इनको या बनाया भी तो होगा, तो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 25,200 से। ठीक है जी। लें जी, ये दो एंट्रीज हो सकती थी, आईकैप ने नहीं की थी, पर पैचो सिस्टम कह रहे तो लाजमी है, पर मेरा मशवरा है कि कर दीजिए। अगर कॉस्ट सवाल में गिवन हो तो आपको समझाया हुआ है कि आप ये एंट्रीज कर दिया करें कॉस्ट वाली। ऐसे ही रेवेन्यू तो ये वाला भी रिकॉर्ड हुआ है जी, रेवेन्यू तो ये वाला भी रिकॉर्ड हुआ है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्या ख्याल है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। क्यों बेटा? क्या मेंटेनेंस पे आपकी कॉस्ट नहीं लगी होगी? उस पर कॉस्ट दी हुई है ना, ये देखो वो कह रहा है कि आपकी 350 रुपये की कॉस्ट आनी है। 210 तो अच्छा वो मेंटेनेंस है, सॉरी जी, मेंटेनेंस के ऊपर टोटल कॉस्ट साल की मेंटेनेंस के ऊपर कितनी आनी है? 210। तो इस हिसाब से अगर आपने 210 की कॉस्ट में से आधे आधे आपने सर्विसेज साल की देनी थी, 6 महीने की दे ली, तो 6 महीने का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है, तो फिर 6 महीने का जब रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है उसी तरह से वही परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, पूरी सेल पूरी कॉस्ट याद करें। ठीक है, तो आपने अगर कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कर लिया सर्विस का, तो आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट भी करना चाहिए था। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लें या ठीक है, समझ आ रही है जी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में क्या जाएगा? टोटल कॉस्ट कितनी है? 210। इसको भी 6/12 कर दो, जैसे आपने इधर इस रेवेन्यू को 6/12 किया, ये रेवेन्यू था इंटू 6/12, तो ये कॉस्ट है 6/12 जी, 105। हाँ, इसकी भी जाहिर सी बात है आपने पहले एंट्री की होगी, 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको 0 लगा दें बस। ठीक है, तो 210 ना, तरतीब भी सेम रख लें ना, ईजी हो जाएगा। 10 इंटू 210 इंटू 6/12। ठीक है जी, अब बिल्कुल सेम टू सेम जैसे सीखा था। इन्वेंट्री डेबिट, अब जाहिर सी बात है ये सर्विस देने के लिए आपको कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ी होगी, कुछ लोग रखे होंगे, कुछ मटेरियल, कुछ लेबर, कुछ चीज़ें तो लगती हैं ना, जाहिर है। मेंटेनेंस सपोर्ट देने के लिए आपने स्टाफ रखा होता है, उनकी तनख्वाहें होती हैं। ठीक है जी, तो ये एंट्रीज भी कर देनी चाहिए थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है, यूँ करना चाहिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है तो उसकी ये एंट्री होनी चाहिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है तो उसकी ये एंट्री होनी चाहिए साथ। लेकिन साथ ही हम कहते हैं चलो ये भी पीछे दिमाग की एंट्री हुआ करती थी, साथ ही हम कहते हैं दिमाग में ये एंट्री भी हुआ करती थी कि हमने वो खर्चा करना भी तो होता है। अच्छा, अगली बात, अब अगर बात इस तरफ आ ही गई है, अच्छा एक बात और भी, वैसे इतना क्लियर नहीं हूँ मैं कि अगर मैं इस पर ये लिखूँ, मैं इससे बेहतर इसको ये कर देता हूँ। मुझे नहीं पता कि कितनी आपने कॉस्ट इनकर कर ली हुई है चीज़ों के ऊपर, हो सकता है आपने इकट्ठा ही मटेरियल मंगवा के रख लिया हो जिससे आपने रिपेयर वगैरह करनी है, मेंटेनेंस देनी है। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए क्लियर नहीं है, लेकिन एंट्री होनी तो चाहिए। ये भी वैसे दिमाग में एंट्री कर लें, ये फिगर नहीं है इसकी, प्रिंटर वाली फिगर कंफर्म है। प्रिंटर को कॉस्ट कितनी थी? वो 25,200, उसने 2520 उन्हें कॉस्ट बताई थी। तो जब प्रिंटर की कॉस्ट बता दी थी, अब टोटल 12 महीनों की कॉस्ट उसने बता दी हुई है, लेकिन एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लग गई है शायद मैं इतना क्लियर नहीं हूँ। लिख दें तो गलती नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये लिखने की बजाय बस एंट्री दिमाग में हो। और अगर मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस तरह बात चल ही पड़ी है,
तो फिर इसको क्यों छोड़ें, इसका क्या कसूर है? सॉफ्टवेयर 80% कंप्लीट हो नहीं चुका, तो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट तो हो चुका हुआ है। अब अगर इस तरफ बात लाए हैं तो लेके आए, ठीक है। रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड हुआ तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी तीसरी एंट्री अगर मैं करूं यहाँ पर तो वो मैं करूँगा इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट। तो खर्चा नहीं हुआ, खर्चा नहीं हुआ। एक मिनट इधर देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये लो 0 और 0। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक कोई रेवेन्यू बुक करना ही नहीं था। कंप्लीट होगा तो एट अ पॉइंट इन टाइम वो रिकॉर्ड होना है, लेकिन जो काम चल रहा है 80% हो गया है, उस पर कोई खर्चा नहीं हुआ पड़ा। तो इसीलिए मैंने कहा इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट तो हो चुका है। जितनी टोटल कॉस्ट लगनी थी कितनी, 350 350 इंटू 10 इंटू, हाँ जी 80% खर्चा हो चुका ना। कितना बनता है ये 2800 रुपया इन्वेंट्री डेबिट कैश, खर्चा तो आपका हो चुका है, कैश क्रेडिट करो। लेकिन इसके अंदर चूंकि ये इन्वेंट्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसके साथ वर्क इन प्रोसेस लिख दो। ये मैंने बात वैसे ही बढ़ा दी, हालांकि आईकैप ने बात यहाँ पे क्लोज कर दी थी, बस कहानी खत्म हो गई थी। पर चलें, अच्छा ज़रा तैयारी पूरी हो गई, ठीक है। तो ये हमारे सामने तो सारी कहानी है, ठीक है। देखो रेवेन्यू और उसका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू और उसका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, यहाँ कोई रेवेन्यू नहीं, कोई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं, लेकिन जितनी कॉस्ट टिल डेट इनकर हो चुकी है वो आपकी इन्वेंट्री तो बन चुकी है। जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा और इधर से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कर देंगे इस इन्वेंट्री को। ओके, तो पूरा 350 नहीं, जितना अभी तक 80% उसने बोला है तो हमने भी 80% कर दिया, ठीक है। समझ में आती है बात? कैसे किया था घर पे इसको, समझ ही नहीं आई थी, यहाँ पे रुक गए थे। चलिए अब समझ आ गई। चले 12वें का क्या हाल है? 12वें की तबीयत ठीक है? जी बच्चों 12वें पे आ जाए। 12वें में उसने कहा था एनालाइज, और एनालाइज कर लेंगे आप लोग। मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ जैसे एंट्रीज करनी है, पढ़ा दूंगा फिर सोल्यूशन जाके। एनालाइज हम बातों बातों में सारा एनालाइज ही तो कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो, ऑन 1 नवंबर 21, ईयर एंड है, पता नहीं कहाँ है। चले, ऑन 1 नवंबर 21 एक्साइटमेंट लिमिटेड entered into a contract with Pride Limited to manufacture and sell 100 units of a specialized machine. जाएंगे उधर भी जाएंगे, इधर आप जाना चाह रहे हैं ना, उधर भी जाएंगे जी, लेकिन वहां से फिर निकाल के इसको ले आएंगे। ये तो स्टेप 2 चल रहा है। अच्छा जी, मशीन स्पेशलाइज्ड है एट अ टोटल कंसीडरेशन ऑफ 300 मिलियन। डन हो गया। 100 यूनिट्स स्पेशलाइज्ड मशीन के ईएल ने डिलीवर करने हैं, ठीक है। टोटल कितनी प्राइस मिली है इसको? 300 मिलियन। द मशीन्स विल बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ऑफ 20 यूनिट्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 20-20 करके, यानी 5 दफा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब फिर क्या हुआ? मतलब कि हर 3 महीने बाद। अब कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हो रहा है, जरा देखें कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हो रहा है? 1 नवंबर को। तो पहला
कॉन्ट्रैक्ट नवंबर वाला, या कब नवंबर दिसंबर जनवरी, तो पहली डिलीवरी कब होगी? 31 जनवरी को 2022। उसके बाद फिर जनवरी को देगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 30 अप्रैल को फिर, उसके बाद मई, जून, जुलाई, 30 जून नहीं 31 जुलाई, 31 जुलाई, इकतीस जुलाई 2022। उसके बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 31, 30 होता है। मुझे तो लग रहा था 31 होता है, भाई ने कहा, मैंने कहा चलो चुप कर जाते हैं। ऐसे वाले मंथ परेशान करते हैं वैसे। चलो 31, अब आगे से 31 अक्टूबर 2022, और उसके बाद नवंबर दिसंबर ना बेटा 5 डिलीवरीज हैं, 100 थे ना, 100 साल पूरे का नहीं कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से देखो 100 यूनिट्स थे, लॉट्स ऑफ 20 में जाने थे, तो 5 दफ़ा जाने थे ना, तो इसका मतलब नवंबर दिसंबर और तो 31 जनवरी 2023 को जाकर आखिरी। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात, ये तो थोड़ा आइडिया हो गया। अब वो कहता है PL has paid 10% non-refundable consideration in advance, while the remaining consideration will be paid in 5 equal installments only after delivery of each lot and not before। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब टोटल 300 था, इसमें से 30 तो निकल गया, 10% 30 ही बनता है ना, बाकी बच गया कितना? 270 को डिवाइड करें 5 से तो कितना आता है वैसे? 54 एग्जैक्ट, 54 करके 5 दफ़ा में ये जाएगा, लेकिन हर दफ़ा जब 20 यूनिट्स हमें डिलीवर होंगे, मशीनें डिलीवर होंगी, हम ये 54 जो है वो पे कर दिया करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आगे पढ़ें। वैसे बात अब पता है क्या है? बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 साल और 3 महीने पे फैला हुआ है, और हमारे जो है वो 3 साल में फैला हुआ है। 21 में शुरू हो रहा है, 22 पूरा चल रहा है, 23 में जाके ख़त्म हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करें या ओवर टाइम, वो तो देखते हैं, हो सकता है ओवर टाइम ना हो, देखते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज तो है, लेकिन बच्चे कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। पहले 2 सीधे सीधे हो जाए तो ठीक है, जो तीसरा आता था ना उसमें बड़ी यब थी, पहली स्पेशलाइज है नहीं, लिखवा लिया है, चलो दोनों में से कोई एक हो जाए तो दूसरी बात भी होती थी कि टू डेट काम किया है उसकी कॉस्ट रिकवर कर सके और कुछ प्रॉफिट भी, ये दोनों बातें पूरी करवाएंगे, अगर होगी तो ठीक है, वरना फिर भाई गड़बड़ है। अच्छा, the sales team of EL worked hard and spent 1600 hours costing 4 million for preparing the proposal for the contract। हाँ जी, cost to obtain contract है, लेकिन कौन से वाला निकालें या याद आ रहा है? कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वाला है? इंक्रीमेंटल। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मिलता या ना मिलता ये तो होना था, ये एक्सपेंस होता है। और अगर रिकवर हो सके सेलर से तो वे इसको एसिड बनाते हैं, वो फिर काट के लिखते थे। ठीक है, और दूसरा जो वो कमीशन देते थे, कमीशन ऑन विनिंग, वो एसेट है। वो एक्सपेंस कब बनता था? जब कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ ही 1 साल, यानी कि सारे के सारे अमोर्टाइजेशन हो जानी है 1 साल के अंदर। और सही है ना, कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं, तो अभी 2 दिन पहले पढ़ा हुआ भूला हुआ है, तो फिर IAS 12 तो भूला ही होना है, IFRS 16 तो भूला ही होना है, लेकिन रिवीजन करने बैठेंगे इंशाल्लाह सब याद आएगा अल्लाह ने चाहा तो। आगे देखें जी, ये तो एक्सपेंस होगा। अगर आगे लाइन लिख दी ना उसने कि ये रिकवर हो जाना है PL से, तो फिर इसको हम एसिड कर देंगे काट के यहाँ से। ठीक है, और फिर उसको ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो सेल क्रेडिट करते जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट करके आहिस्ता आहिस्ता इन्वेंट्री, इसको इन्वेंट्री बनाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मोटाइज करेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, जैसे करते आते हैं। ठीक है, सही है नूरुल्लाह भाई? अच्छा, द टीम वॉज ऑल्सो रिवॉर्डेड विद अ बोनस ऑफ
6 मिलियन। ये क्या है? अब ये वैसे क्या है? एसेट, ठीक है, वो जिसको हमें इन्वेंट्री बना के मोटाइज करना है, वैसे तो ये वो है, ठीक है ना जी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ ही, और अगर क्या कहाँ है 1 साल से कम, 3 साल पे फैला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एसेट ही है, इसमें तो चक्कर ही कोई नहीं। अच्छा, आगे वो कहता है अप टू 31 दिसंबर 2021 पहली डिलीवरी कब होनी है? अब वो कह रहा है ईयर एंड इनका ही है, यहाँ से पता लगा ईयर एंड 31 दिसंबर है, ठीक है ना। कहता है 31 दिसंबर 2021 तक EL हैड मैन्युफैक्चर्ड 15 यूनिट्स ऑफ मशीन्स टू बी डिलीवर्ड ऑन अगले साल के पहले महीने के आखिरी दिन, क्योंकि उन्होंने 31 जनवरी को 20 मशीनें डिलीवर करनी थी ना। अब 20 को पड़ोंग करके एक दफ़ा तो मान नहीं जानी, मशीनें हैं, बन रही हैं, 3 महीने का टाइम इसीलिए लिया है 20 मशीनों के लिए। 15 उनमें से बन चुकी हैं, 15 बन चुकी हैं। अब 15 ऑफ दिस 31 दिसंबर 2022। आगे देखो जी, अब यहाँ पे इससे आगे CFO को छोड़ो, पहले आप और मैं CFO बनते हैं। यहाँ पे मसला क्या आएगा? अगर तो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड होना हुआ ओवर टाइम, तो फिर 15 मशीनों का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी बुक करेंगे। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है, तो 15 हो गई है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है, तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें, नहीं तो नहीं। और अगर ये 3 क्राइटेरिया जो हमारा ओवर टाइम वाला था उसमें ना फॉल किया, तो फिर हमें एट अ पॉइंट इन टाइम इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब 15 मशीनें चाहे बनी हुई हैं, 1 रुपये का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, जितनी इस पर कॉस्ट इनकर हो चुकी है टिल डेट, वो इन्वेंट्री बन जाएगी, ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है। नो रेवेन्यू, अगर पॉइंट इन टाइम है तो नो रेवेन्यू, और फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी, ठीक है, लेकिन इन्वेंट्री तो बन जाएगी। आगे अच्छा जी, ये तो अब हम हैं, अब हम पहले डिसीजन कर लेते हैं अपना, ठीक है। मुझे बताओ, सवाल आपने पढ़ लिया, क्या कस्टमर साइमल्टेनियसली सी और कंज्यूम कर रहे हैं इनको? 20 इकट्ठी जाएंगी, अभी तो इन्हीं के पास ही पड़ी है, पहला फेल। दूसरा, क्या उसको साथ साथ कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, उसके पास बैठ के बना रहे हैं, ऐसी कोई बात है? ये भी नहीं है। अब तीसरी गेम आती है यहाँ पे, ठीक है। अब वो कहता है कि एंटिटी की परफॉर्मेंस जो है वो क्रिएट कर रही है एसेट जो एंटिटी के किसी यूज का नहीं है। ये बात 2 चीज़ों से पता लगती थी। ये बात जो पहली लिखी हुई है, ठीक है, वो 2 चीज़ों से पता लगती थी। मिसाल के तौर पे सेलर ने मना ही कर दिया है, या मिसाल के तौर पे मशीन की नेचर स्पेशलाइज्ड है। लेकिन उससे अगली बात भी तो थी, एंड द एंटिटी हैज एन एनफोर्सेबल राइट फॉर पेमेंट परफॉर्मेंस कंप्लीट टू डेट, और मैंने साथ प्रॉफिट भी आपको ऐड करवा दिया था। ये वाली बात भी तो थी। ये दोनों बातें एंड के साथ स्टैंडर्ड लिखता है, ये दोनों होना जरूरी है, ठीक है। अब पहली बात तो यहां से पूरी हो गई कि मशीन क्या है? स्पेशलाइज्ड है, मशीन स्पेशलाइज्ड। लेकिन पूरा सवाल आपने पढ़ लिया, आगे उन्होंने CFO का व्यू दिया, इसलिए मैं वो नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना। पूरा व्यू आप, पूरा सवाल आपने पढ़ लिया। क्या कहीं पे ये लिखा हुआ नजर आया है कि EL जो है वो अगर PL इसको कैंसिल करता है तो EL इससे रिकवर कर सकता है अपना ये जो है कॉस्ट टिल डेट प्लस प्रॉफिट? ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है, तो तीसरा भी फेल हो गया। इसका मतलब है ये जो है एट अ पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब हम फिर एंट्रीज कर लेते हैं। मैं अभी CFO की तरफ जा ही नहीं रहा, वैसे कोई आगे डाटा तो नहीं लिखा हुआ। 15 यूनिट्स मशीन्स, बस उसने उसी का ट्रीटमेंट बताया, आगे कुछ चीज़ है एक्स्ट्रा नहीं लिखी। मैंने कहा शायद कोई फिगर आगे लिखी हो ना कि कॉस्ट फलां चीज़ की इतनी है। सवाल पूरा हो चुका है, आगे सिर्फ व्यू है, ठीक है ना। वो व्यू मैं बाद में पढ़ाता हूँ, पहले हम अपना व्यू देंगे। हम है ना, हम अपना व्यू देंगे। अच्छा, साथ इसने एथिक्स को भी मिस किया। सर वो है IFRS 15 के साथ एथिक्स को मिक्स कर दिया था उसने। क्या मिक्स हो गया था यार? आप अपना काम करो और बाद में बता दो कि शायद उसके अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की कमी है। उसको चाहिए IFRS 15 नवा आया है तो वो भी जाके अपने नॉलेज को अपडेट करे, यही होगा ना अगर गलत हुआ तो, ठीक है। पता नहीं उसने क्या कहा है, वैसे मैं तो अभी आपको काउंटिंग करवा रहा हूँ। हाँ जी, 1 नवंबर 2021 को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ बेटा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये PL हैज पेड 10% नॉन फंडेबल कंसिडरेशन इन एडवांस वाइल, तो ये एडवांस में 1 नवंबर को ही पे किया, ठीक है। तो 1 नवंबर 2021 को कैश डेबिट, EL के पास कैश आ गया, ठीक है जी। तो कैश डेबिट और
कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। हाँ जी, कितने से? पूरा 300 मिलियन का था, मैंने ज़बानी बताया था अभी आपको 30। डन हो गया जी? और बोलो, और साथ ही दो चीज़ें और भी हमने देखी हैं, वो कौन कौन सी थी? एक वो कमीशन, 4 मिलियन का कमीशन और 6 मिलियन का, और 4 मिलियन का वो प्रेपरेशन ऑफ। अब 1 नवंबर को ही ये दूसरी एंट्री भी हो जाएगी 1 नवंबर को, और 4 मिलियन की आप एंट्री पास करेंगे। व्हाट द हेल भाईजान, क्या हुआ आपको जी? 4 मिलियन की एंट्री, चल 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 मेरे दोस्त, ऐसे न कर यार, अभी तो ब्रेक का टाइम ही नहीं हुआ जी। क्या करनी है ब्रेक जी बेटा? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से जी? 4 से। ठीक है बच्चे, और कल के कच्चे, और दाल कच्चे। दाल कच्चे क्या होता था वैसे छोटे थे? दाल कच्चे क्या मतलब? पता नहीं है ना, हम भी कहते रहते थे और अगला लड़ता भी था इस बात पे, लेकिन दाल कच्चे क्या होता था वैसे? और 1 नवंबर को ही एक अदद और एंट्री है, वो है 6 की, उसकी एंट्री करोगे इन्वेंट्री डेबिट और बोलो इन्वेंट्री कौन सा? नहीं जी, कौन सा इन्वेंट्री में क्या जा रहा है इन्वेंट्री में? ये 6 बेटा, ये 6 मिलियन जो बोनस दिया है अपनी सेल्स टीम को, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, और कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट वो वाली जो इंक्रीमेंटल है, जिसको इंटेंजिबल की तरह से इन्वेंट्री बनाकर अमोर्टाइज करते हैं। तो इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट 6 मिलियन, ये 3 एंट्रीज 1 नवंबर को हमारे हिसाब से होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे हिसाब से, डाटा तो नहीं गिवन, लेकिन ये जो 15 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, हैड मैन्युफैक्चर्ड, तो बैलेंस शीट के अंदर आपके करंट एसेट्स के अंदर आपकी 15 यूनिट्स की इन्वेंट्री जो कि वर्क इन प्रोसेस होगी, ये नज़र आनी चाहिए। वर्क इन प्रोसेस इसलिए कि हम अभी उसके ऊपर कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, 5 और भी आएंगी, ताकि हमारा एक तरह से एक लॉट है ना, लॉट, तो लॉट के हिसाब से कॉस्टिंग कर रहे हैं हम। मिसाल के तौर पे एक ऑर्डर है, उसके अंदर पूरी लॉट पूरी करनी है, जब लॉट पूरी होगी तो उस पूरी लॉट का हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, कैश या रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, और उस पूरी लॉट की कॉस्ट को हम एंट्री करते, क्योंकि हमने रेवेन्यू जो एक एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करना है, तो जिस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है उस दिन तक फिर सारा इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस में डालते जाओ। हो सकता है बाकी 5 में कुछ लग चुका हो, मैं कह रहा हूँ कि वर्क इन प्रोसेस ही है, जब पूरी 20 हो जाएंगी तो ये फिनिश है। तो वो उस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग वाली एंट्रीज तो कर नहीं रहे कि प्रोसेस में से फिनिश गुड्स में निकाल के रखते हैं, बट ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, सिंपल बस, ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्रीज कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़े जी। अब मैंने पढ़ाई नहीं, कल पढ़ा के गया था ना, आप लोग सवाल हो गए थे सची, वो कॉस्ट वाले हो गए थे। मैंने सोल्यूशन बना लिया रास्ते में, एक बना लिया, दूसरा रिसेंट टाइम वाला बना रहा हूँ, फिर वो देता हूँ। नहीं वो मैं दे देता हूँ, हैं ले लिया आपने? गॉट इट, ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ज्ञान है, ले लो जहाँ से मिल जाए जी बेटा। बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में 15 यूनिट्स की इन्वेंट्री नज़र आनी चाहिए। अच्छा, अब मैं ना एक काम करने लगा हूँ, जो कि अगले साल में 31 जनवरी आ गया, ऐसे ही ज़रा, हालांकि है कोई नहीं, डिस्कशन में भी नहीं आना, लेकिन चलो ज़रा आप क्लियर हो जाएंगे। 31 जनवरी जब आएगा बच्चों, 31 जनवरी आएगा तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। अब इस दिन वो कैश लाएगा, ठीक है, नहीं लाएगा, उसने कहा था 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हर 10% पे करेगा एडवांस, ये इसलिए मैं आगे ले गया हूँ कि हाँ, तो बेटा वो 31 जनवरी पे ले गया हूँ ना मैं, इधर ही तो डिलीवरी होनी है, पहली डिलीवरी कराने लगा हूँ ये। चलो अच्छा, तरतीब ख़राब हो गई सर, पहले आप ऐसे थोड़ी करते हैं सर, आप अजीब काम कर रहे हैं आप बताएं हमें, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, हम पूछेंगे क्यों, आप कहेंगे क्योंकि गुड्स डिलीवर हो गई। अब कितनी 20 हो गई हैं,
और हर एक अगर 300 मिलियन टोटल कॉस्ट है और 100 यूनिट्स हैं तो एक की कॉस्ट कितनी, एक मतलब एक कितने की हम बेच रहे हैं, 3 मिलियन की ना, तो इस दिन कितनी बेचनी है हमने, तो 3 रुपए की एक, 3 मिलियन की एक, और 20 हमने इस दिन डिलीवर कर देनी है। ये एक्स्ट्रा काम करवा रहा हूँ ज़रा आपको क्लियर करने के लिए, वरना ये पीछे बात हो गई है, डिस्कशन हमने इसकी करनी और जाके देखना सीएओ साहब क्या फूल बखेर रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि जी वो क्या कह रहे हैं और हम तो ये कहते हैं। लेकिन मैं उससे थोड़ा आगे लेगा, चलो यार सवाल इससे आगे कभी आ जाए तो ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए ज़रा। तो रेवेन्यू 60 रुपये से क्रेडिट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में कितना पड़ा, देखो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में कितना पड़ा है, 30 पड़ा हुआ है, तो ये 30 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वाला डेबिट कर दो। ठीक है जी, अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वाला 30 तो हो गया डेबिट। कैश कितना आएगा, कैश कितना आएगा, कैश आएगा जनाब 570 रुपये का 5वां हिस्सा, अभी निकाला भी था आपने पता नहीं कितना, 54। ठीक है जी, अब मेरे ख्याल से तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो है वो सारी की सारी डेबिट करने की बजाय हमें इसके हिस्से की करनी चाहिए, क्या ख्याल है, मुनासिब है कि नहीं जी? जी 270 है, कौन सा डिवाइड बाय 5 कितना आता है, ये 570 नहीं, अच्छा सॉरी 270 जी। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि आपने ये जो पढ़ो ना ज़रा, वो कहता है 10% नॉन रिफंडेबल एडवांस है, ठीक है जी, और कंसिडरेशन जो है रिमेनिंग 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे होगी आफ्टर डिलीवरी ऑफ ईच लॉट एंड नॉट बिफोर। तो मेरे ख्याल में तो इस 30 को भी आप बटा 5 कर लें, मेरा ये मशवरा है। हर चीज़ अगर कोई नहीं मसला, अगर आप सारा भी इकट्ठा ख़त्म, असल में ना ये लायबिलिटी टू डिलीवर 100 यूनिट्स है ना, तो उसमें से अभी 20 गए हैं, तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि 30 डिवाइड बाय 5 कर लें, 30 डिवाइड बाय 6 लिख दिया था मैंने, है ना जी, 54। अब एंट्री पूरी हो गई है या बराबर बराबर है या नहीं है, बैलेंस हो गई है, माय गॉड कमाल नहीं हो गया। और अगर आप सारी लायबिलिटी ख़त्म कर देंगे तो फिर चलें छोड़ें फिर। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़, जब 31 जनवरी को, बात अब जितनी बढ़ाते जाओ दिल करता है बढ़ाते ही जाए, 31 जनवरी को ही आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट करनी चाहिए, ऐसे ही है। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट में आपको कॉस्ट सारी तो गिवन नहीं है, लेकिन एक आइटम गिवन है और वो है 6 रुपये जो आपने कमीशन डाला हुआ था, तो उस 6 को भी डिवाइड बाय 5 कर दें, कितना आता है, 1 से तो ऊपर ही होगा ना, 1.2। ठीक है जी। बाकी इन्वेंट्री की कॉस्ट पता नहीं है मुझे, इसलिए मैंने लिखी नहीं है। जो 20 यूनिट्स बनने हैं वो कितने के बन के तैयार होंगे, अगर वो पता होता तो वो भी इसमें ऐड हो जाता। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी ये इनकी कॉस्ट आई होगी 40 रुपये, तो फिर ये 41.2 की टोटल एंट्री होती कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। और ठीक है, अब इसको मैं इसलिए भी वर्क इन प्रोसेस कहना ज़्यादा पसंद करूँगा कि इसी इन्वेंट्री के अंदर ये 6 भी पड़ा होगा और इसी इन्वेंट्री के अंदर बाकी कॉस्ट भी आ रही हैं, तो जो बनती जाएंगी उसको निकालते जाएंगे, तो मुनासिब है। ठीक है, ये कुछ कहानी थी जी, मेरी ज़बानी थी जी। अब ज़रा CFO साहब की ज़बानी पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं CFO साहब। CFO साहब कहते हैं EL's CFO, a chartered accountant, पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैज़ सजेस्टेड दैट रेवेन्यू ऑफ 15 यूनिट्स शुड बी, नया स्टैंडर्ड आया था, उसने भी गो थ्रू किया ज़रूर था, पर इतना डीपली जाके नहीं जितना आप लोगों ने FA2 में गो थ्रू किया है ना जी, इतना डीपली उसने नहीं जाके देखा। ठीक है, क्या देखता है जी, क्या कहता है, EL CFO, a chartered accountant, has suggested that revenue for 15 units should be recorded in 2021 as the machine are of specialized nature and have no alternative use for EL। खतरनाक बात, ऐसे बात जैसे जिससे बच्चा धोखा खा जाए, जिससे बच्चा धोखा कि जी सवाल में बता तो रहा है EL कि इसका कोई और यूज नहीं है। फर्दर द सेल टीम कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन, 10 कहां से आ गया, बोल should be taken to profit or loss in 21 as this has been fully recovered through 10%। यार अजीब जबला मार दो पाजन, की कह रहे हो, कहता है 10 का 10 मिलियन जो है उसको आज एक्सपेंस बना लो, क्योंकि 10% एडवांस आया ना उसमें हमने ये रिकवर कर लिया। कैसी बात कर रहे हैं जी आप CFO साहब, बादशाहों वाली बात करते हैं आप। ठीक है, अब
इसके बारे में दो बातें। पहली बात, एनालाइज द ट्रीटमेंट सजेस्टेड बाय CFO। आप क्या कहेंगे, आप यूँ लिख देंगे, यूँ ये आपने आप ये कहानी लिखनी है, ठीक है। कैश रिसीव्ड ऑफ 10% shall be recognized या recorded as a contract liability, ठीक है, as चलो and 4 million will be recorded as an expense because it is not an incremental cost of obtaining a contract, while 6 million shall be recorded as an asset and shall be amortized over the life of contract। यूँ लिख दें बस, ठीक है। उसके बाद अगली बात जो उसने की उसके बारे में आपने यहाँ से एक दो लाइनें जो हैं टोटल लगाई होंगी वो आपने करनी है। आई के अपने डायरेक्ट ये वाला हिट किया, आप ऊपर वाले दो भी लिख सकते हो, ठीक है, कि कस्टमर इज नॉट साइमल्टेनियसली रिसीविंग एंड कंज्यूमिंग द गुड्स and the control is not transferred to customer, and the entity performance does not create an asset, does create an asset with no alternate use to entity, but entity has no enforceable right to payment for performance completed date. Therefore the revenue shall be recorded at a point in time, that is when the lot will be delivered. Therefore the view of CFO is not correct, ठीक है जी। और अगली बात आप साथ में, और उसने क्या कहा है, और क्या कहा है जी, ये तो हमने उसको बात कर दी, हमने सारी बातों को कवर कर लिया। 4 रुपये का एक्सपेंस बनाना है, 6 को एसेट बनाना है, और अगली बात उसको ये कह देनी है कि जो उसने कहा है ना कि इसको भी आपने एक्सपेंस बना लें, तो उसको भी हम कवर करके आए हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जी एक्सपेंस नहीं बनाना है, इसको एडवांस तो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होगा अगेंस्ट ईच डिलीवरी, ठीक है। फिर वो कहता है, वही अगली बात, CFO कैसे ब्रीच इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करे। तो भाई CFO का जो है ना वो इंटेग्रिटी में तो कोई ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही कि हम कहें कि ऑब्जेक्टिविटी, तो मेरे ख्याल में उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का ही मसला है, ठीक है। तो उसको देखना चाहिए, और प्रोफेशनल बिहेवियर की बात कर सकते हैं कि हमें अपडेट रखना चाहिए खुद को। बहरहाल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। पढ़ते हैं अब आई के अपने क्या जवाब लिखा था, पेज नंबर ले जी। एज पर IFRS 15 इन केसेस वेयर एंटिटी परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद अल्टर, ये डायरेक्ट पॉइंट 3 पे आया, देख रहे हो, हमने 1 2 भी साथ में लिख लेना है। खैर, द एंटिटी कैन रिकॉर्ड रेवेन्यू ओवर टाइम इफ एंटिटी ऑल्सो हैज़ एन एनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीट टू डेट। एज पर एग्रीमेंट EL इज एंटाइटल्ड फॉर रिमेनिंग कंसिडरेशन ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ ईच लॉट, सो रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉर्डेड ओवर टाइम एज सजेस्टेड बाय CFO। Proportionate revenue should be recorded upon transferring control, that is delivery of each lot of 200 goods manufactured till year end, 20 machine goods manufactured till year end should be included in EL's closing inventory, and advance received from PL should be shown as contract liability। सारी बातें हमने भी लिखी और अपने अल्फाज में लिख दी हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, जो स्टैंडर्ड में से आपने ये लाइन लिखनी थी कि in cases where entity performance does not create an asset with alternate use, entity can record over time if enforceable right for payment, ये ठीक है। लेकिन as per agreement EL is entitled to only remaining portion, therefore it shall not record revenue over time। ये जो बीच में स्टैंडर्ड की जो लाइन लिखी है ना, ये लिखनी असल थी, ठीक है। अगली बात ये नहीं लिख देना वहाँ पे जाके वो एनालाइज, नो रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड, नो कॉमा, नो रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड। तो ये तो कोई बात नहीं, लिख के बताओ उसको क्यों, ठीक है। आगे उसने ये अलग कर दिया, वो जिसको हम इन्वेंट्री कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन इज करेक्टली एक्सपेंस्ड आउट, ठीक है, क्योंकि ये तो होनी थी। हाउएवर 6 मिलियन पेड फॉर बोनस शुड बी कैपिटलाइज्ड एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। हम जिसको इन्वेंट्री का नाम रखते हैं वो उससे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहता है, फर्क ये है, ठीक है ना। एंड should not be and should be amortized over contract period on a systematic basis. This contract cost should not be amortized in year 2021 as no related revenue has been recorded in 2021। वही वाली बातें सारी तो हमने अपने तरीके से थोड़ा सा लिखा, मैंने एंट्रीज कर दी थी। इन गिवन सिचुएशन CFO is in breach of principle of professional competence and due care, as CFO has a duty to maintain his professional knowledge and skill at such a level that employer receives a competence। वही वाली बात लिखी है, ठीक है ना। CFO should involve in CPD एक्टिविटीज़, ओके, सही है। कुछ जाके करे CPD वगैरह सेमिनार्स अटेंड करे, IFRS के ऊपर ट्रेनिंग ले भाई, इसकी जिम्मेदारी है, ये काम करे, ठीक है, सही है। ये सवाल कितने बच्चों ने ऐसे ही किया था। कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? चलो यहाँ पे इसका पार्ट बना लेते हैं, पॉज कर दें।